हमने वेव थ्योरी डिस्कस की। And now, on the basis of wave theory, we will prove theoretically laws of reflection. हम theoretically प्रूव करके चलेंगे, laws of reflection को प्रूव करके चलेंगे। laws of reflection आपके पास क्या है? You know that angle of incidence is equal to angle of reflection. बहुत साल से आप laws of reflection पढ़ रहे हो। Suggest a possible method to prove angle of incidence is equal to angle of reflection. You are not to verify the laws of reflection. वेरीफाई करने के लिए तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट है, एक प्लेन मिरर लिया हमने, वी टूक ए प्लेन मिरर, हमने प्लेन मिरर लिया। प्लेन मिरर लेकर के हमने क्या किया, दो ऑल पिन जो है वो वर्टिकली पिंच कर दी, और बाद में फिर इस साइड से हमने उनकी इमेजेस को देखा। ये इमेज आपकी यहां कहीं दिखाई देगी, ये कहीं इमेज आपकी यहां कहीं दिखाई देगी, और इस लाइन में हमने एक पिन और पंच की, और एक लाइन, इसी लाइन में हमने एक पिन और पंच की। ये मैंने उस पॉइंट के ऊपर क्या ड्रा किया, नॉर्मल ड्रा किया। अगर हम मेजर करेंगे I इज इक्वल टू R, कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो वेरिफिकेशन है एक्सपेरिमेंटली। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये एक्सपेरिमेंट आपने कभी करके देखा है? ये एक्सपेरिमेंट आपने करके नहीं देखा है, 8th में ही करके देख लेना चाहिए था। चलो, कैन वी prove theoretically I is equal to R using Newton's corpuscular theory? न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार क्या हम इसको I इज इक्वल टू R प्रूव कर सकते हैं? हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट? न्यूटन ने किस तरह से, भाई हाइजन ने तो किस तरह से प्रूव किया वो तो मैं आपको सिखा दूंगा। ये मानते हुए सिखा देता कि भाई न्यूटन ने किस तरह से प्रूव किया I इज इक्वल टू R को, तो आप बता सकते हो I इज इक्वल टू R कैसे प्रूव किया जा सकता है? चलो मैं आपको हिंट देता, आई एम गिविंग यू ए हिंट। आई हैव ए फ्लोर और वॉल जो भी है, एक बॉल इससे आकर के आई एंगल के ऊपर स्ट्राइक करती है, एक बॉल इससे आकर के आई एंगल के ऊपर क्या करती है, नॉर्मल के साथ आई एंगल के ऊपर स्ट्राइक करती है, सफर्स कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन, सफर्स परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, रिबाउंड्स इन दिस डायरेक्शन, कैलकुलेट एंगल ऑफ, suffers complete elastic collisions, suffers perfectly elastic collision, show that I is equal to R. करो, you will apply law of conservation of linear momentum,
You can apply law of conservation of kinetic energy as far as elastic collision is concerned, or you can use definition of coefficient of restitution. तो आप ट्राई करिएगा. सॉल आई इज इक्वल टू आर. ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया क्लास 11 का. हो गया बेटा. तो न्यूटन ने भी तो यही अज्यूम किया था भाई, जो हमारे कार्पस्क्यूल है वो सरफेस से टकरा करके कौन सा कोलिजन सफर करते हैं, इलास्टिक कोलिजन सफर करते हैं. तो यहां से आपके पास एंगल आई किसके बराबर प्रूव हो गया, आर के बराबर प्रूव हो गया. कैसे प्रूव हो गया, लेट वी डिस्कस. लेट दिस इज द बॉल ऑफ मास m, its velocity is v, its velocity is v. The velocity v can be resolved in two components. One, v cos I, and this is v sin I. This velocity is v dash after collision. The two velocities are v dash sin r, and this is v dash cos r. बॉल के ऊपर सिस्टम का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना लगा करके मैं बॉल का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देता हूं अलोंग एक्स एक्सिस. ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है. बॉल जो है सरफेस के ऊपर टकराई, ऑब्वियसली द फोर्सेस एक्टिंग आर नॉर्मल टू द सरफेस. तो फोर्स केवल कौन से एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है, कौन से एक्सिस के अलोंग अप्लाई हुआ, फोर्स केवल आपका वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई हुआ. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया जा सकता है. फॉर देयरफॉर एम वी sin I is equal to m v dash sin r. m से m कैंसिल हो गया, m से क्या कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया. अगर मैं यही चीज रे ऑफ लाइट के लिए बात करके चलूं तो बेटा रे ऑफ लाइट में अगर आपकी लाइट जो है सेम मीडिया है, द वेलोसिटी कांट चेंज, v मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, v डैश. तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है हमारे पास कि भाई v अगर v डैश के बराबर है तो साइन i किसके बराबर होगा, साइन r के बराबर होगा. और आपका i किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया. पर मैं अगर बॉल की बात करके चलूं, क्योंकि मैंने अब ये टॉपिक छेड़ लिया है, तो मैं इसको v को किसके बराबर प्रूव कर देता हूं, v डैश के बराबर प्रूव कर देता हूं. अगर आपका ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो degree of elastic collision or plastic collision is defined by coefficient of restitution, and coefficient of restitution is given by E is equal, coefficient of restitution जो है that E is given to be, that is given by velocity of separation to the velocity of approach. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से डिवाइड किया. अब यहां पर v के दो कंपोनेंट है, v sin i और v cos i. द कोलिजन इज ड्यू टू द कंपोनेंट v cos i.
वी साइन आई की वजह से कोलिजन नहीं है। अगर कंपोनेंट केवल वी साइन आई होता तो ये बॉल कभी भी इस सरफेस से कोलाइड नहीं करती। द कोलिजन इज ड्यू टू वी कॉस आई, यानी ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग विद वेलोसिटी वी कॉस आई टुवर्ड्स द सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो हो गई आपके पास ई जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई आपके पास वी कॉस ऑफ आई। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर आ गया? वी डैश कॉस ऑफ आर। ठीक है, तो फॉर ए जनरल कोलिजन, फॉर ए कोलिजन whose coefficient of restitution is known E, उसके लिए हमारे पास क्या आ गया? उसके लिए हमारे पास आ गया V cos of R is equal to V dash EV cos of R, EV cos of I is equal to V dash cos of R। तो यहां से मेरे पास अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ आई अपॉन ई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। कब रिलेशन आ गया? व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कोलिजन इज ई। रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके बराबर है? ई के बराबर है। और यहीं से अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड कर दूं, अगर मैं इनको क्या कर दूं? स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो हमारा आर एलिमिनेट हो जाएगा। क्या एलिमिनेट हो जाएगा? हमारा आर एलिमिनेट हो जाएगा। और वी डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? v को मैं बाहर निकाल लेता हूं, यहां से भी वी स्क्वायर होगा, यहां से भी वी स्क्वायर होगा। तो वी स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूं और अंदर आ गया आपके पास क्या बच गया हमारे पास? साइन स्क्वायर आई प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी डैश स्क्वायर। अब अगर आप इसको कंप्लीट प्लास्टिक कोलिजन के लिए अप्लाई करके चलें तो उसके लिए तो ई होता है 0। और अगर आप कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन के लिए बात करके चलें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए बात करके चलें तो ई होता है 1। तो यहां से मेरे पास टेंजेंट ऑफ आई तो किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट ऑफ आर के बराबर आ जाएगा कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन के लिए। और अगर आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो आपके पास ये बॉडी यहां पर आकर के चिपक ही जाएगी, फिर दैट विल नॉट मूव अगर दीवार है तो। क्योंकि डेफिनेशन जो हमने परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन की बात की है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की हमने जो डेफिनेशन की बात की है, द टू बॉडीज स्टिक विद ईच अदर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये हमारे पास थियोरेटिकल मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको प्रूव करके बताया। Now we will discuss laws of reflection on the basis of wave theory। धीरे धीरे करते हैं, एक ही टॉपिक करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी विल डू टुमारो, कल करेंगे। Let me assume that this is the reflecting surface। एक्स वाई आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहां पर हम रे ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहे, हम वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। हम मान करके चल रहे हैं यहां पर आपके पास कोई वेव फ्रंट इंसिडेंट है।
लेट वी कंसिडर ए वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन इट। मान लेते हैं कि कोई वेव फ्रंट आपके यहां पर इंसिडेंट है और वो पूरी की पूरी ऐसे नहीं आ रही। जैसे मैं यूं कह करके चलूंगी भाई मेरे पास ये रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर के गई, ठीक है, तो ये वेव फ्रंट होगी मेरी। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो उसमें लिखा हुआ है कि वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेज। वेव फ्रंट क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? रेज के परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी क्या है? वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं दे आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस एंड फेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम। फेज किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या है? टाइम है। तो हम इस तरह से एक वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आपके पास ऐसे आ रही है, ऐसे, तो इसका ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है, इसका ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो सेम टाइम के ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल नहीं होगा, यानी सेम टाइम के ऊपर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट नहीं करेगा। मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, लेट वी सपोज दैट दिस इज वेव फ्रंट दैट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ लेते हैं, बाद में नोट कर लेना आप इसको कि ये वेव फ्रंट जो है दैट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? किसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दूं? शुड आई नेम ए एज एंगल ऑफ इंसिडेंस और बी एज एंगल ऑफ इंसिडेंस? ए, बी? हाउ मेनी ऑफ यू से ए? हाउ मेनी ऑफ यू से बी? प्रिया कह रही है बी। दिस इज वेव फ्रंट। Definitely, what will be the corresponding incident ray? What will be the corresponding incident ray? This is the corresponding incident ray. Now suggest me again. What is angle of incidence? A or B? This is normal to the surface. Again suggest me. Angle of incidence is A. Again raise your hand. Angle of incidence is B. Angle of incidence is B. भाई रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए उसको ही तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो। रे किसके साथ एंगल बनाए? नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, उसको क्या बोलते हो आप? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो। व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज अ सरफेस, तो सरफेस के साथ जो एंगल बनाए उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ऑटोमेटिकली अगर ये वाला एंगल आई है तो ज्योमेट्री कहती है ये एंगल भी क्या होगा? आपका आई होगा। मैं नहीं कह रहा, ज्योमेट्री कह रही है। दैट इज एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर्स। अब हम हाइजन की वेव थ्योरी लगाएंगे। अब हम हाइजन की वेव थ्योरी लगाएंगे। दिस इज रे नंबर 1, दिस इज रे नंबर 2। अब हाइजन कहता है, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए what is the position of wave front starting from point A when B wave front started from point B reaches to the reflecting surface। फिर बोलता हूं, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि आपके पास हाइजन की थ्योरी ये कहती है कि each point on the wave front behaves like a fresh source of energy। Each point on a wave front behaves like a fresh source of energy।
ए भी अपनी एनर्जी एमिट करना स्टार्ट कर देगा, बी भी अपनी एनर्जी स्टार्ट करना एमिट करना स्टार्ट कर देगा। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट देता है, तो ए से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट चलना स्टार्ट कर जाएंगी, बी से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट चलना स्टार्ट कर जाएंगी। ए से कैसे, ये मेरे पास पॉइंट ए है, यहां से यूं वेव फ्रंट चलना स्टार्ट कर जाएंगे। ये पोजीशन होगी यहां पर पहुंचने के बाद t1 टाइम के बाद में, ये t2 टाइम के बाद में, ये t3 टाइम के बाद में, ये t4 टाइम के बाद में स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगी। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, c मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सी टी के बराबर, रेडियस के बराबर हम क्या डाल देंगे, स्फीयर डाल देंगे। ठीक है, ए से ऐसे चलना स्टार्ट की, यहां से मेरे पास बी था, यहां से मेरे पास बी था, बी से ऐसे चलना स्टार्ट की, बी से ऐसे चलना स्टार्ट की, और ये आपके पास बी से जब ये ऐसे चलना स्टार्ट की तो बी से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर टी टाइम के ऊपर पहुंची, बी से स्टार्ट हुई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रीचिंग टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, आफ्टर टाइम टी। तो टी टाइम के बाद में ए से कितनी दूर पहुंच गई, यानी ये वेव फ्रंट आपकी, ये वेव फ्रंट आपकी ये वेव फ्रंट आपकी टी टाइम में बी पोजीशन पर पहुंची, ये वेव फ्रंट हमारी बी डैश, इसको हमने बी लिया, इसको हमने ए लिया, लेट इट इज, आई एम टेकिंग इट एज ए डैश। बी से स्टार्ट होकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कितने टाइम में पहुंची, टी टाइम में पहुंची, कहां पर पहुंची, ए डैश पर पहुंची। इतनी देर में ए से स्टार्ट होकर के कहां गई, एक स्फीयर ड्रा कर दूं, एक आर्क ड्रा कर दूं ऑफ रेडियस बी ए डैश, बताओ, ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा कर दूं किसके बराबर, बी ए डैश के बराबर। क्यों, क्योंकि ए से स्टार्ट होने वाली वेव फ्रंट बी, बी ए डैश के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम टाइम में, क्योंकि मीडिया चेंज नहीं हो रहा, और क्योंकि मीडिया चेंज नहीं हो रहा तो इसलिए स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड भी बराबर, टाइम भी बराबर, तो हमारा डिस्टेंस भी बराबर। ठीक है, अगर हम मान करके चलें, लेट वी अज्यूम दैट द वेव फ्रंट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी रीचेस एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ए डैश इन टाइम t, then the position of wave front starting from point A can be given by an arc, can be given by an arc of radius b a dash, taking a as center, taking a as center। तो ये हमने मान लिया कि ये मेरे पास आर्क मान ली हमने, दिस आई हैव अज्यूम्ड द आर्क। कितने रेडियस की आर्क है ये, बी ए डैश की। रिफ्रैक्शन में बी ए डैश के बराबर नहीं करते, रिफ्रैक्शन में तो आपके पास वेव फ्रंट इस मीडिया में आ जाती, और इस मीडिया में आ जाती तो हमारे पास स्पीड चेंज हो जाती, फिर वो आर्क हम डालते कितने की, v मल्टीप्लाइड बाई टी रेडियस की। यहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, c मल्टीप्लाइड बाई टी।
भाई बी से ए डैश पहुंचने का टाइम अगर टी लिया है तो बी ए डैश किसके बराबर, सी मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर। पर अगर हम दूसरे मीडियम में रहते तो आपका डिस्टेंस किसके बराबर होता, तो फिर आपके पास स्पीड क्या कर जाती है, आपकी चेंज कर जाती। तो अब हम क्या करें, फिर हाइजन का दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि आप उन वेव फ्रंट्स को, बी से तो कहां पर पहुंच गई, ए डैश पर पहुंच गई, और ए से कहां पर पहुंच गई, उस आर्क के ऊपर पहुंच गई, तो वहां पर एक सरफेस डाल दो, वो आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहां से मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दी, ये वाली कंस्ट्रक्शन कर दी, दिस पॉइंट इज आई एम सपोजिंग दैट व्हाट, बी डैश। नाउ A dash B dash is reflected wave front. A dash B dash क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये कॉरस्पॉन्डिंग रे हो गई, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग आपकी रे हो गई। दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग रे फॉर फर्स्ट वन डैश, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग रे फॉर सेकेंड, दैट इज टू डैश। ठीक है। नाउ फ्रॉम ज्योमेट्री यू कैन से दैट ये आपका नॉर्मल हो गया N2, और आप बताओ मेरे को, आई एम राइटिंग दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल, नॉर्मल का नॉर्मल के साथ एंगल, रे का नॉर्मल के साथ एंगल, वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल। क्या हम ज्योमेट्री से ये प्रूव कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू आर, the two triangles are congruent, the two triangles are congruent, which of the two triangles are congruent, A B A dash and A B dash A dash। ठीक है, बट क्या गारंटी है, गारंटी क्या है कि भाई ए डैश बी डैश इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए बी। गारंटी क्या है, हमने तो दो ही पॉइंट सेम फेज में मानने हैं। कौन से दो पॉइंट सेम फेज में मानने हैं, बी पॉइंट से ए डैश तक टी टाइम लिया, बी पॉइंट से ए डैश कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया, ए पॉइंट से बी डैश कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया। इसका मतलब ए डैश और बी डैश तो सेम फेस में है, पर दो पॉइंट से वेव फ्रंट नहीं बनती है, दो पॉइंट से वेव फ्रंट नहीं बनती है। वेव फ्रंट दिस इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। यानी मैं अगर मान करके चलूं there is another wave front starting from point D, सी वर्ड यूज नहीं कर रहा जानबूझ करके मैं वैसे ही, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में आ जाता है कई बार वो। आई एम अज्यूमिंग कि अनदर वेव फ्रंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट D। अब D से चलने लगी, ये मेरे पास D है, ये मेरे पास D है, यहां पर पहुंचा, फिर यहां पर पहुंचा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर पहुंचा। क्या इसने भी उतना ही टाइम लिया, वी विल प्रूव दैट। हम मान के चलेंगे ये हमारे पास एक कॉरस्पॉन्डिंग रे आई, ये हमारे पास एक कॉरस्पॉन्डिंग रे आई, और ये P पर क्या हो गई, यानी ये वेव फ्रंट आई हमारे पास इस तरह से पाथ फॉलो करते हुए, P पर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और ये ऐसे चली गई। दिस इज द थर्ड रे, ये क्या हो गई हमारी थर्ड रे। ये पॉइंट कितना है, डी डैश। अगर ए और ये डी पॉइंट क्या है, डी इज एनी पॉइंट,
ए और बी तो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, और डी कैसा पॉइंट है आपका, एनी पॉइंट। डी की लोकेशन कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, डी आपका ए के नजदीक भी आ सकता है और डी आपका बी के नजदीक भी जा सकता है। तो इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट डी डैश भी आपका, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, डी डैश भी आपका क्या कर सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग ए से, ए डैश से लेकर के बी डैश तक आपका मूव कर सकता है। ठीक है, तो मोटी सी बात है, डी की लोकेशन चाहे कहीं भी हो, डी डैश तक पहुंचने में टाइम चेंज नहीं करना चाहिए। भाई मैं डी पॉइंट को अगर ए पर मान करके चलूं तो भी इस वेव फ्रंट तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना बी पर मान करके चलूं, तो ही तो ये ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगी। तो वो चीज हम प्रूव कर देते हैं, और वो चीज केवल तब ही प्रूव हो पाएगी जब आपका आई किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, सीधा सीधा मैं करना स्टार्ट करूं तो, करना मैं अगर स्टार्ट करूं तो इफ d dash a dash b dash is reflected wave front corresponding to if a dash b dash is reflected wave front corresponding to AB रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है, देन क्या होगा, टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट starting from any point of AB in reaching A dash B dash will be same. Without any doubt, every point on the wavefront AB, the phase is same. और A dash B dash तक अगर सेम टाइम लगेगा तो A dash B dash का भी सारा पॉइंट किस में होगा, सेम फेस में होगा। तो इसका मतलब व्हाट इज टाइम फ्रॉम D टू D dash, टाइम D टू D dash T इज इक्वल टू, एनी पॉइंट ले लिया हमने, कहां से कहां, D से D dash, that will be equal to dp upon c plus pd dash upon c. dp upon c, that is the time from D to P, and what is the time from P to D dash, that will be equal to pd dash upon c. ठीक है बेटा, अब हम dp को चेंज करेंगे, आई एम चेंजिंग dp, I am writing dp as ap sin I. Am I right?
ये वेव फ्रंट है, ये रे है, तो डेफिनेटली दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके डिफाइंड है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपके कौन से डिफाइंड है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? डिफाइंड है। क्या हो गया मेरे पास? ए पी साइन आई प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी डी डैश? P D dash will be defined by this triangle. P D dash जो है आपका इस ट्रायंगल से डिफाइन होगा। P A dash sin R डिवाइडेड बाई पूरे के नीचे C। ठीक है बेटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी ए डैश? पी ए डैश इज, तो टी हो गया मेरा ए पी साइन आई प्लस ए डैश माइनस ए पी साइन आर डिवाइडेड बाई सी। चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए डैश? This is PA dash. What is this? This is AA dash minus AP. तो यहां से मेरे पास T कैलकुलेट होकर के आ गया। From here I have calculated T as AP sin I minus sin R plus AA dash sin R divided by C। AP sin I माइनस एपी साइन आर, तो हमने क्या ले लिया? एपी को कॉमन ले लिया, साइन आई माइनस साइन आर प्लस ए डैश। व्हाट वी हैव टू टेक द कंडीशंस? वी हैव टू टेक द कंडीशन द टाइम मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ डी। डी अगर आपका मूव होकर के चाहे ए पर आए और चाहे कहां पर जाए? बी पर जाए, द टाइम मस्ट नॉट चेंज। मीन्स आई कैन टेक द टाइम मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ पी, क्योंकि आपका पी की लोकेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? पी की लोकेशन भी आपका डेफिनेटली किसके ऊपर डिपेंड करती है? डी के ऊपर डिपेंड करती है। डी अगर सरकेगा, डी अगर मूव करेगा, तो आपका पी भी क्या करेगा? मूव करेगा। तो अंडर व्हाट कंडीशन द टाइम विल नॉट डिपेंड अपॉन पी बाय दिस इक्वेशन? ये इक्वेशन क्या कहती है कि टाइम आपका जो है वो पी की लोकेशन पर डिपेंड ही ना करे। ये केवल तब पॉसिबल है जब आपके पास साइन आई माइनस साइन आर किसके बराबर हो? 0 के बराबर। यानी टाइम विल नॉट, टी विल नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ पी if T will not depend on location of P if what? Sin I minus sin R is equal to 0।
साइन आई माइनस साइन आर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और दिस विल इंप्लाई दैट आई इज इक्वल टू आर। ये क्या आपका इंप्लाई करेगा? दिस विल इंप्लाई दैट आई इज इक्वल टू व्हाट? आर। क्या हुआ रजत? दो वेव फ्रंट इंटरसेक्ट करती है। दो वेव फ्रंट इंटरसेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो नहीं करेंगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो कर भी सकती हैं, तो नहीं करेंगी। भाई दो अलग अलग चीजें हो गई ना बेटा यहां पर। एक तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गई, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गई। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो सकती है। इसी वजह से तो आपका कोई ना कोई फिनोमेना आकर होगा जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, उसी वजह से तो आपकी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी या इंटरफेरेंस होगा, जो भी कुछ होगा वो तो उसी वजह से होगा व्हेन टू वेव्स सुपर इंपोज ओवर ईच अदर। ठीक है, हल्का सा मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूं, करेंगे कल, पूरा कल करेंगे। आप इसको वीडियो देख करके लिख लेना। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन रिफ्रैक्शन? मीडिया चेंज हो गया, यानी अब मेरे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, नहीं, यहां पर मेरे पास स्पीड c और यहां पर मेरे पास स्पीड v। b से a डैश तक का टाइम लिया t। बी ए डैश किसके बराबर? बी ए डैश किसके बराबर? c मल्टीप्लाइड बाई t के बराबर। जितनी देर में b से a डैश तक वेव फ्रंट पहुंची उतनी देर में a से स्टार्ट होकर के कहां गई? एक आर्क लगा दी मैंने, एक आर्क लगा दी। कितने रेडियस की लगा दी? कितने रेडियस की लगा दी? v इंटू टी। और ये आ गया मेरे पास ऐसे। दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आर। उसी तरह से नाउ डी डैश इज हियर, ये डी डैश हो गया मेरा। व्हाट विल बी द चेंजेस इन द कैलकुलेशन नाउ? इस कैलकुलेशन में क्या चेंज होंगे? डी पी डिवाइडेड बाई सी प्लस पी डी डैश बाई सी नहीं आएगा इस बार। इस बार क्या आएगा? वी आएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो वापस अब क्या होना चाहिए आपका? पी के ऊपर कब डिपेंड नहीं होगा? पी के ऊपर तब डिपेंड नहीं होगा जब साइन आई बाई सी माइनस साइन आर बाई वी विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? यहां से मेरे पास आ गया साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू व्हाट? सी बाई वी। एंड बाई डेफिनेशन दिस सी बाई वी इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो ये क्या कैलकुलेट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया, कौन सा लॉ कैलकुलेट हो गया, कौन सा लॉ प्रूव हो गया, स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। तो इस तरह से हाइजन ने जो है वो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव किया, डिस्पर्शन भी हम उसका भी रे डायग्राम बना करके चलेंगे, लेंस के बिहेवियर का भी रे डायग्राम बना करके चलेंगे, मिरर के बिहेवियर का भी रे डायग्राम बना करके चलेंगे, स्फेरिकल मिरर के स्फेरिकल मिरर का। तो वो जो चीजें हैं वो जो हमारे जनरल फिनोमिनाज है रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के, डिस्पर्शन के, वो आपके पास हाइजन की थ्योरी से भी प्रूव होते हैं और न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी से भी प्रूव होते हैं। पर कुछ फिनोमिनाज हैं जो केवल और केवल हाइजन की थ्योरी से प्रूव होंगे, और वो होंगे हमारे पास इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और कुछ फिनोमिना हमारे केवल और केवल न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके ही प्रूव होंगे, और वो होंगे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट